हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंश एंड फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो चिंग अपने फ्रेंड हापिंग के साथ एक क्लब चला जाता है, यानी कि बार, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसके लिए। वहाँ पर जितने भी इलीगल वर्क है वो सभी होते थे। नाइट को जो चिंग पूरी तरह से जब ड्रिंक हो जाता है तब वो जैन को कॉल करता है। जैन जब जो चिंग की हालत देखता है वहाँ आकर तब सच में बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है और मॉर्निंग को जैन जो चिंग को मारता भी है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो चैंग किसी गलत रास्ते पर जाए। अगर वो ऐसे ही गलत रास्ते पर जाता चला जाएगा तो फिर वो हो सकता है एक दिन जैन जो चैंग को खो दे। ऑलरेडी ही उसने अपनी जो पास्ट लाइफ है उसमें बहुत सारी चीज़ें सहन कर ली हैं और अब वो नहीं चाहता कि वो अपनी इस छोटी सी फैमिली को खोए। इसीलिए बस वो जो चैंग को सजा दे रहा है, लेकिन शायद जो चैंग के माइंड में गलत चीज़ें चलने लगती हैं। वो ये सोचने लगता है कि जैन उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है और ये जैन के पास हक नहीं है कि वो उसकी फ्रीडम को छीने। लेकिन जो चिंग ये नहीं समझ पा रहा है कि जैन जो भी कर रहा है वो उसकी भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन शायद हम ही कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बड़े अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो देखते हैं कि आखिरकार जो चिंग की ये ना समझी उसे आगे कहाँ तक लेकर जाएगी। अब हम देखते हैं कार्मेल ली मैंशन को। ये यीबो का मैंशन है और यीबो ने इस घर का नाम अपनी मदर के नाम पर रखा है, जिनका नाम वांग कार्मेल ली था। और जो यीबो के फादर थे उनका नाम वांग किरेन था, जो कि बहुत साल पहले ही मर चुके हैं। कार्मेल ली मैंशन एक बहुत बड़ा घर है, घर नहीं बोलेंगे इसे, तो हम एक बहुत बड़ी हवेली ही बोलेंगे, जो कि जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है उतनी ही अंदर से खूबसूरत है। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रूम्स हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। घर के चारों तरफ 6 बड़े बगीचे हैं जो कि फूलों से सजे हुए हैं। मेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल भी है और ये मेंशन पूरी तरह से बॉडीगार्ड से भरा हुआ है। मेंशन पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी के अंदर रहता है। मेंशन के साइड में ही एक स्विमिंग पूल भी है और एक फार्म हाउस भी है यहाँ पर, जो मेंशन से 1 से भी कम किलोमीटर की दूरी पर है। कार्मेल ली मेंशन शहर से बहुत ही ज्यादा दूर है, यानी कि बोल सकते हैं सिटी से बाहर ही। जंगलों के बीच में ये फॉरेस्ट बना हुआ है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं मेंशन के और सिटी के बीच में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जहाँ पर ये मेंशन बना हुआ है पूरा। मेंशन के अंदर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन्हें एक साल के अंदर बहुत ही कम टाइम मिलता है कि वो अपने फैमिली से जाकर मिले। लेकिन यहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हाई सैलरी दी जाती है और उन्हें वांगीबो की पहचान को हमेशा लोगों से छुपाना ही होता है। अगर उन्होंने वांगीबो की आइडेंटिटी को किसी को बताया भी, उनकी फैमिली के लिए वांगीबो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इसीलिए कोई भी कुछ भी नहीं बताता है। मेंशन में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन सभी के लिए यीबो ने अपने मेंशन से 300 किलोमीटर दूर वहां पर एक बिल्डिंग बनाई हुई है, जो कि स्पेशली वर्कर्स के लिए ही है और वर्कर्स वहां पर रहते हैं। लेकिन शुआन लू और लिu हाइक्वान दोनों मेंशन में ही रहते हैं यीबो के साथ ही उसी घर में, क्योंकि यीबो को उनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसीलिए। और यीबो के मेंशन में जो वर्कर काम करते हैं उन सभी वर्कर्स पर यीबो के जितने भी गार्ड हैं उन सभी की नजर होती है। यहाँ तक कि वर्कर्स के पास कोई उनकी पर्सनल प्राइवेसी भी नहीं है। यहाँ तक अगर वो अपनी फैमिली मेंबर से या किसी से भी फोन पर बात करते हैं तब उनके सारी फोन्स को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है और कॉल डिटेल्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि यीबो के लिए ये सब चीजें बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं। अब हम वांग यीबो को देखते हैं, जो कि कार के अंदर था और कार सीधा कार्मेल ली मैंशन के अंदर आती है और कार को ड्राइवर पार्किंग में पार्क करता है। उसके बाद यीबो कार से बाहर आता है। ड्राइवर वांग यीबो के सामने झुककर उसे बो करता है और फिर तुरंत वहां से चला जाता है। यीबो सीधा मेंशन के अंदर आता है इसके बाद और फिर वो अपनी सिगरेट को जलाता है। जितने भी वर्कर्स वहां पर थे वो सभी झुककर यीबो को बो करते हैं। किसी भी सर्वेंट को ये अलो नहीं था कि वो यीबो के साथ आई कांटेक्ट करें, इसलिए सबने अपने सिर को नीचे किया हुआ था। इसके बाद यीबो सीधा अपने मेंशन के बड़े से हॉल के अंदर जाता है। शुआन लो भी वहां पर आती है और यीबो के सामने झुककर उसे ग्रीट करती है। इसके बाद वो बोलती है गुड आफ्टरनून सर। कुछ ही देर में वहां पर 2 सर्वेंट आती हैं, जिनमें से एक के हाथ में पानी का गिलास था और दूसरे के पास एक ट्रे थी जिसमें कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे। यीबो फिर शुआन लू की ओर देखता है और बोलता है जाओ शेफ को बोलो मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करे, मेरी मीटिंग है जल्दी। शुआन लू बोलती है ओके सर। इसके बाद शुआन लू यीबो को पानी का गिलास देती है। यीबो पानी का गिलास लेता है और फिर उसके बाद सोफे पर बैठकर उसे पीता है। इसके बाद शुआन लू बोलती है सर फ्रूट्स। यीबो बोलता है नहीं मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए। शुआन लू बोलती ओके सर। इसके बाद यीबो वहां से उठता है और वो सीधे अपने रूम में चला जाता है और यीबो का जो पर्सनल शेफ है वो खाना बनाना शुरू कर देता है।
ये वो अपने रूम में जाता है, अच्छे से फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप हो जाने के बाद फिर वो कुछ ही देर के बाद वापस आता है डाइनिंग एरिया की ओर। वहाँ बैठ जाता है और वो अपने डिनर को करने लगता है। ईबो ने अपने आधे ही डिनर को कंप्लीट किया था, तभी वहाँ पर ईबो के कुछ गार्ड्स आते हैं जो कि एक पर्सन को पकड़कर अंदर लेकर आ रहे थे और उस पर्सन के सर से खून नीचे गिर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईवो जब ये नॉइज सुनता है तब वो अपने खाने को बीच में ही छोड़ देता है और अपने माउथ को क्लीन करता है और फिर वो सीधा डाइनिंग रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि उसके कुछ गार्ड खड़े हुए हैं और उन्होंने एक पर्सन को पकड़ा हुआ है। ईवो देखता है कि वो गार्ड कोई और नहीं, उसी के मेंशन का एक सर्वेंट है। वो गार्ड जिन्होंने उस पर्सन को पकड़ा हुआ था, जब उनमें से एक गार्ड ईवो को वहां देखता है तब वो बोलता है कि बॉस, ये पर्सन इस मेंशन की जानकारी बाहर सिविल एजेंट को दे रहा था। ईवो जब ये सुनता है तब वो गुस्से में उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है इसे मार डालो। जब वो सर्वेंट ये सुनता है तो बहुत ही डर जाता है और बोलता है नहीं। ये वो गुस्से में बोलता है कि उसे मार डालो। तभी वहां पर एक गन शूट की आवाज़ आती है और वो पर्सन वहीं मर जाता है। इसके बाद ईबो के गार्ड उसे वहां से खींच कर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद ही वो वहां पर नहीं रुकता है क्योंकि अब उसके खाने का ज़्यादा मूड भी नहीं था, क्योंकि उसका मूड तो पहले ही खराब हो गया था ये जानकर। इसके बाद ही वो सीधा अपनी मीटिंग के लिए वहां से चला जाता है। अब एक हफ्ता से ज़्यादा का भी टाइम हो चुका था। जब सब कुछ ठीक था, जैन खुश था कि चलो कुछ ना कुछ जो चेंग ठीक कर रहा है, यानी कि वो अपनी जो फ्यूचर है उसकी प्लानिंग कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। और जैन को लग रहा था कि जो चेंग बदल गया है, वो सुधर गया है अब, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत था। जो चेंग सिर्फ दिखावा कर रहा था कि वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अब तो वो चोरी छुप कर बाहर भी जाने लगा था अपने दोस्तों के साथ और वो अपनी क्लासों को भी स्किप करने लगा था। वो ज़्यादातर अपनी क्लासों को भी अटेंड नहीं करता था और वो जैन को हमेशा ही झूठ बोलता था। अब देखते हैं जैन के घर का सीन। जैन और यूबिन दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। इस वक्त 11 बज रहे थे और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि 11 बजने के बाद भी जो चेंग अभी तक घर नहीं आया था। जैन 3 गिलास पानी के पी चुका है क्योंकि जब भी वो परेशान होता है तब वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है और अब यूबिन जैन को चौथा गिलास पानी का दे रहा था। जैन उस गिलास को लेता है और उससे पानी पी लेता है, फिर यूबिन की ओर देखता है और बोलता है यूबिन, जो चेंग इस वक्त कहाँ होगा, मुझे मुझे डर लग रहा है। यूबिन जैन की ओर देखता है और बोलता है जैन, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो चेंग अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो गया है, मुझे लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ होगा, तो हमें उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब जैन यूबिन को देखता है और बोलता है हाँ यूबिन, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्या होगा अगर जो चेंग उस रात की तरह फिर से उस बार में हुआ तो, जिस रात वो ड्रंक था और मैं से घर लेकर आया था। ये सोचकर जैन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। यूबिन जैन को कंफर्ट कराते हुए बोला, जैन उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं उसे कॉल करता हूँ, ठीक है। जैन यूबिन की ओर देखता है और बोलता है हाँ। इसके बाद यूबिन अपना फोन निकालता है और वो जोचेंग को कॉल करता है। जैन को बहुत डर लग रहा था, उसे पसीना आ रहा था क्योंकि उसे शायद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जोचेंग अपने फ्रेंड्स के साथ उसी बार में होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो क्या करेगा, वो कैसे बदलेगा जोचेंग को। यूबिन और जोचेंग दोनों ही अब जैन की फैमिली है, इसके अलावा कोई और नहीं है जैन के पास, और जैन इन दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता है और जैन नहीं चाहता कि इन दोनों में से कोई भी गलत रास्ता चुने। और जैन वो बात अभी नहीं भूल सकता है जो जैन के पेरेंट्स ने जोचेंग के पेरेंट्स को किया था कि हमेशा ही वो जोचेंग का ख्याल रखेंगे, और अब जोचेंग का ख्याल रखने के लिए सिर्फ यूबिन और जैन ही बचे हुए हैं। 2 रिंग्स के बाद जोचेंग फोन को पिक करता है और यूबिन फोन को स्पीकर पर करता है। दूसरी ओर से जोचेंग बहुत ही नशे की हालत में बोलता है हेलो। उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। जैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है जोचेंग, तुम कहाँ हो, क्या तुम फिर से उसी बार में हो और तुमने ड्रिंक की है। दूसरी ओर से जोचेंग ने कहा, ड्राइवर, मैं फिर से एक पैट हार गया, अगर पैसे नहीं दिए तो ये मुझे घर नहीं जाने देंगे और ये मुझे अपने घर का सर्वेंट बना के रखेंगे। उसी बार में आओ और मुझे मुझे यहाँ से लेकर जाओ जहाँ जहाँ पर तुम पहले आए थे। जैन और यूबिन दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं। जैन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था और वो कैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर वो बोला कि और वहीं दूसरी ओर से जोचेंग बोलता है और ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी लेकर आना, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव वाइन पीता हूँ। जैन जब ये सुनता है तब वो और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला जोचेंग। वहीं दूसरी ओर से जोचेंग अपने फोन को कट कर देता है। जैन जब ये देखता है तब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहीं टेबल पर पंच करता है। यूबिन जैन की ओर देखता है और वो घबराते हुए बोला, जैन उसने कहा कि 11,000 युवान,
और एक्स्ट्रा मनी। यूबिन की बात सुनकर जैन कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुप रहता है और अपने अहंकार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर वो वहाँ से उठता है और वो सीधा अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वो अपने लॉकर को ओपन करता है और उसमें से पैसे निकालता है और फिर उन्हें काउंट करता है। जैन के पास पूरे पैसे नहीं थे, उसके पास केवल 9,000 युआन ही थे। जैन फिर कुछ सोचता है और फिर वो अपना फोन निकालता है और उसमें पैसे को चेक करता है, तो उसके पास अब पूरे पैसे थे। जैन ने बहुत ज्यादा काम करके इन पैसों को बचाया था और अब उसे इन पैसों को बर्बाद करना पड़ रहा है। जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो फालतू चीजों में अपने पैसों को ऐसे बर्बाद करे, लेकिन उसे अपने ब्रदर जोचिंग के लिए ये करना ही होगा। इसके बाद जैन रूम से बाहर आता है और फिर वो जल्दी से आकर वही टेबल पर रखी हुई एक फ्रूट बास्केट में से नाइफ को निकालता है और उसे अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेता है। फिर वो यूबिन की ओर देखकर बोला, यूबिन मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है। यूबिन जैन को देखता है और बोलता है, ओके मैं तुम्हारा और जोचिंग का वेट करूंगा। इसके बाद जैन सीधा अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद सीधा वो अपनी कार को लेता है, उसमें बैठता है और वो उसी बार की ओर ड्राइव करना शुरू कर देता है। और जैन इस बार अपने साथ मास्क को भी लेकर जाता है। जैन सबसे पहले बैंक के पास आता है, अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके उसके बैंक में जितने भी पैसे थे उन्हें निकालता है। फिर वापस कार के अंदर बैठ जाता है और अब वो बार की ओर चला जाता है। अब हम बार का सीन देखते हैं। जैन बार के अंदर आता है, उसने अपने फेस को ढका हुआ था मास्क से और वो जोचिंग को ढूंढ रहा था। जैन इस बार बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं, लेकिन वो जोचिंग पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जोचिंग को हुआ क्या है। जोचिंग ने एक बार भी अपने ब्रदर के बारे में नहीं सोचा। जैन ने उसे डांटा था ताकि वो किसी गलत रास्ते पर न जाए, लेकिन एक बार भी उसने जैन की बात नहीं सुनी और फिर से उसी रास्ते पर चला गया। जैन गुस्से में ये सब सोच रहा था और वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जोचिंग पर। इसके बाद जैन सीधा ऊपर चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि जोचिंग वहीं पर होगा। जैन जब ऊपर आता है तब वो देखता है कि वो सही था, बिल्कुल जोचिंग यहीं पर है और वो पूरी तरह से ड्रंक है। वहां पर हैपिंग, वांगी फई और लू एनजी तीनों थे और वहां पर जोचिंग को भागने से रोकने के लिए उसके कुछ गार्ड भी थे। जैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा कांप जाता है थोड़ा सा और फिर वो उनके पास आता है। फिर वो जोचिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। फिर वो वांग ईफई को देखता है और फिर अपने पैसों के बैग को निकालता है और फिर वो वांग ईफई के सामने उस पैसे को बैग को रख देता है। वांग ईफई फिर अपने गार्ड को देखती है और बोलती है, पैसे को गिनो, अगर ये पूरे नहीं हुए तो ये ड्राइवर भी हमारे यहाँ हमारे घर का काम करेगा। और वो ये बोलकर एक स्मिक करती है। जैन जब ये सुनता है तब वो अपने मन में कर्ज करते हुए बोला, क्या बकवास है ये सब। इसके बाद वो गार्ड उन पैसों को गिनता है और फिर वो वांग यीफई की ओर देखते हुए बोला, मैम पैसे पूरे हैं। ये सुनकर वांग यीफई एक स्मिक करती है और वो जैन को देखती है और फिर बोलती है, लगता है तुम अपने बॉस के लिए काफी लॉयल हो। ये सुनकर जैन अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो अपने टीथ को क्लेंच करता है। इसके बाद फिर हैपिंग जैन को देखता है और बोलता है, और तुम अपने बॉस के लिए एक्स्ट्रा बिल्स को भी पे कर देना, ओके। ये बोलकर वहां से लू एनजी, हैपिंग और वांग यीफई तीनों और उसके गार्ड वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जैन अपनी रेड आई से जोचिंग को देखता है और तभी वहां पर एक वेटर आता है। जैन फिर अपने आप को शांत करता है और फिर वो उस एक्स्ट्रा बिल को भी पे कर देता है और फिर उसके बाद वो जोचिंग को खींचते हुए उस बार से बाहर लेकर आता है और उसे सीधा कार में डालता है और वहां से निकल जाता है। कार के अंदर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। जैन और जोचिंग दोनों ही चुप थे। जैन ड्राइव कर रहा था और जोचिंग कार से बाहर देख रहा था। जैन हमेशा से ही कार को बहुत ही धीरे चलाता है और वो बिल्कुल सेफली चलाता है, लेकिन आज जैन बिल्कुल भी कार को अच्छे से नहीं चला रहा था, जिस वजह से जोचेंग को बार बार झटका लग रहा था। और जोचेंग ये देखकर शॉक था और वो गुस्से में जैन पर चिल्लाते हुए बोला, जैन प्लीज स्लो। जैन जोचेंग की ओर देखता है और वो गुस्से में बोला, बिल्कुल चुप रहो। इसके बाद जोचेंग कुछ भी नहीं बोलता और वो बिल्कुल चुप हो जाता है। इसके बाद कुछ ही देर के अंदर जैन और जोचेंग दोनों घर पहुंच जाते हैं। जोचेंग सीधा कार से बाहर निकलता है और वो जल्दी से जाता है बाहर और वो वहीं नीचे ग्राउंड पर बैठ जाता है और वोमिट करने लगता है। जैन फिर अपनी कार को पार्क करता है और फिर वो जोचेंग के पास आता है। जैन जोचेंग को उसकी कॉलर से पकड़ता है और उसे खींचते हुए वो घर के अंदर लेकर आता है। यू बिन जैन और जोचेंग को देखता है और वो जोचेंग को इस हालत में देखकर थोड़ा सा टेंस हो जाता है। जैन सीधा जोचेंग को नीचे फ्लोर पर धक्का दे देता है, जिससे जोचेंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। यू बिन ये देखकर घबरा जाता है और वो जैन को देखते हुए बोला, जैन यूबिन को देखता है और बोलता है, उसे यहीं रहने दो, आज रात उसे यही फ्लोर पर सोने दो, यही उसकी सजा है। तुम चिंता मत करो, तुम जाकर अपने रूम में आराम से सो जाओ, कल मॉर्निंग को मैं इससे अच्छे से बात करूंगा। इसके बाद यूबिन सीधा जैन को देखता है और बोलता है, जैन गुड नाइट। जैन यूबिन को देखता है और बोलता है गुड नाइट। इसके बाद
यूबिन एक बार फिर जोजेंग को देखता है और फिर वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। जैन भी चुपचाप फिर अपने रूम में चला जाता है। जोजेंग बोलता है, गुड नाइट माय फुट। क्या बकवास है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं मॉर्निंग को तुमको देखूंगा। ये सब जोजेंग अपने मन में सोचता है। जैन सीधा अपने रूम में आता है और वो अपने बेड पर जाता है इसके बाद और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बुरा लग रहा था। वो कैसे सो सकता था आराम से जब उसका भाई ऐसे फ्लोर पर सो रहा है, वो भी बिना किसी ब्लैंकेट के। तो जैन कैसे आराम से सो सकता है? उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये बिल्कुल सही भी था। उसे जोजेंग को सही रास्ते पर लाना होगा, वरना बहुत गलत हो सकता है। इसीलिए जैन को ये करना होगा। इसी तरह से वो जोजेंग को सही रास्ते पर ला सकता है। जैन पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाता है। वो इसी तरह से अपनी करवटों को चेंज करता रहता है, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आती अच्छे से और वो बहुत ही चिंता में रहता है पूरी रात। फिर कुछ देर ट्राई करने के बाद जैन को नींद आ जाती है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जैन अपने बेड पर आराम से सोया हुआ था, तभी धीरे धीरे करके उसकी आइज ओपन होती हैं। वो अपनी आइज को ओपन करता है और आराम से बेड पर बैठता है और जॉइनिंग करता है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि जोचेंग नीचे लिविंग रूम के अंदर फर्श पर सो रहा है। ये याद आते ही जहन जल्दी से बेड से उठता है और वो भागते हुए रूम से बाहर आता है और वो लिविंग रूम के अंदर आने के बाद जोचेंग को देखता है, जो कि बिना किसी परवाह के नीचे लिविंग रूम में सो रहा था। कुछ देर जैन उसे ऐसे ही देखता है, फिर वो सीधा किचन के अंदर जाता है और एक पानी का गिलास लेकर बाहर आता है और उस कोल्ड वाटर को वो सीधा लाकर जोचेंग के फेस पर डाल देता है। जोचेंग जो आराम से अपनी पूरी तरह से अच्छी नींद में था, जब उसे पानी अपने फेस पर गिरता हुआ फील होता है, तब वो घबराहट के कारण चिल्लाते हुए उठता है और बोलता है कि क्या हुआ, कौन है, कौन है? ये बोलकर वो सीधा बैठ जाता है और फिर अपने सामने जैन को देखता है। जैन को देखकर वो बिल्कुल चुप हो जाता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। फिर धीरे धीरे करके उसे नाइट की सभी बातें याद आती हैं। जैसे ही जोचेंग सब चीज़ें याद करता है तो डर के कारण उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर वो जैन को देखता है और फिर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है और बोलता है, जैन। जैन गुस्से में जोचेंग को देखता है और बोलता है, बिल्कुल चुप रहो तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। आज से मुझे हर एक चीज़ की जानकारी चाहिए तुम्हारी। तुम पूरा दिन स्टडी करोगे, अपने कॉलेज में जाओगे और मैं तुम्हें कॉलेज से लेने भी आऊँगा और तुम्हें पिक भी करूँगा और तुम पूरा दिन घर पे रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम अपने गोल्स को ऐसे निगलेक्ट कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने फ्यूचर प्लानिंग करोगे, तुम अपने पैरों पर खड़े होगे, पैसे कमाओगे, एक बहुत बड़े आदमी बनोगे, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, बताओ मुझे, तुम ऐसे अपने ड्रीम्स को कैसे भूल सकते हो? ये सुनकर जोचेंग अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो अपने फिंगर्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। इसके बाद जैन फिर यूबिन को देखता है और बोलता है, मुझे समझ नहीं आता है कि तुम ऐसा हर बार क्यों करते हो? तुम कैसे भूल गए? जब हम छोटे थे तो हमारे साथ बचपन में क्या हुआ था? तुम कैसे भूल सकते हो वो सब? और मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि मैं हमारी इस छोटी सी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ, जितनी भी मुसीबतें हैं उन सबसे बचा सकूँ, लेकिन तुम क्या करते हो? हर बात किसी ना किसी मुसीबत के अंदर पड़ ही जाते हो। और सच में जोचेंग, इस बार तुमने मेरे ट्रस्ट को अपने ऊपर से पूरी तरह से तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम यूबिन को देखते हैं, जो अपने रूम में सोया हुआ था। जब उसे ये सब नॉइज सुनाई देती है तब वो जल्दी से उठ जाता है और फिर वो जल्दी से भागकर रूम से बाहर आता है और देखता है कि जोचेंग फ्लोर पर बैठा हुआ था और जैन उसे डांट रहा था। जैन जोचेंग को देखता है और बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम ऐसे उन्हें बर्बाद कर सको? तुम्हें तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैंने और यूबिन ने कितनी मेहनत करके उन पैसों को कमाया था और तुम ऐसे फालतू के चीज़ों के अंदर उन पैसों को बर्बाद कर रहे हो। और बात पैसों की नहीं है जोचेंग, बात ये है कि तुम उन पैसों को ऐसे बेफालतू के फिजूल खर्चे में यूज़ कर रहे हो। अगर तुम मेरे से पैसे मांगते बुक्स के लिए तो मुझे अच्छा लगता और मैं खुशी खुशी तुम्हें दे भी देता, क्योंकि मुझे यकीन होता कि हाँ, मेरा भाई उन पैसों को अच्छे काम में यूज़ कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो स्टडी कर रहा है, तो मुझे पैसे लगाने में भी खुशी होती। लेकिन तुम तो यहाँ इस तरह से पैसों को बर्बाद कर रहे हो। जोचेंग, इस बार मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम जो भी करते हो वो सब। इसके बाद जैन गुस्से में उस ग्लास को वहीं टेबल पर रख देता है और फिर वो गुस्से में जोचेंग को देखता है और फिर वो यूबिन को देखता है। फिर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। यूबिन वहीं खड़ा हुआ था और फिर वो जोचेंग को देखता है, जो कि फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ था, या बोल सकते हैं बैठा हुआ था।
इसके बाद यूबिन भी वहाँ से चला जाता है। यूबिन के जाने के बाद जो चेंग फ्लोर से खड़ा होता है और वो बहुत ही शिवर करता है क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी। जो चेंग बोलता है डैम इट। इसके बाद सीधा वो अपने रूम में जाता है और सीधा शावर रूम में चला जाता है, यानी कि बाथरूम में जाता है और शावर को ऑन करता है और शावर लेता है। उसके नीचे खड़ा हुआ वो सोचता है कि उसे कल ऐसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। उसकी शायद रंग आवाज़ को जो जैन पहचान गया था और वो इतना गुस्सा क्यों है आखिरकार। वो सिर्फ 11,000 युआन ही तो थे, कोई बड़ी बात नहीं है इतनी। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगा है। मैंने कुछ पैसों को ही तो ऐसे ख़राब किया है, कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं किया ना। आजकल वो ऐसे ज़्यादा ही चीज़ें फालतू की चीज़ों पर रिएक्ट करने लगा है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, और वो मेरी फ्रीडम को छीन रहा है मुझसे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं। जैन और यूबिन दोनों किचन में थे और वो ब्रेकफास्ट को बना रहे थे। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर लेकर आते हैं और उसे रख देते हैं। कुछ देर के बाद जोचिंग भी बाहर आता है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जैन अपनी आइज़ को बिल्कुल भी जोचिंग से नहीं मिला रहा था, वो उसे इग्नोर कर रहा था। इसके बाद वो तीनों बैठकर वहीं ब्रेकफास्ट करते हैं। तीनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। घर में पूरी तरह से साइलेंट था। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद यूबिन प्लेट्स को लेता है और वो किचन में चला जाता है उन्हें वॉश करने के लिए। जो चेंग उठकर अपने रूम में जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे जैन रोकता है और बोलता है, एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारी क्लास का पूरा शेड्यूल पता है और मैं फ्री टाइम में तुम्हें कॉल करूंगा। और उस लड़के हैपिंग से बिल्कुल भी फ्रेंडशिप मत रखो क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। जो चेंग जब ये सुनता है तब वो अपने सिर को हमें हिलाता है और फिर वो चुपचाप अपने रूम के अंदर चला जाता है अपना कॉलेज बैग लेने के लिए। जो चेंग फिर कुछ देर के बाद बाहर आता है। इस टाइम में जो यूबिन और जैन दोनों भी रेडी हो चुके थे अपने रेस्टोरेंट जाने के लिए। वो सभी लोग रेडी होकर घर से बाहर आते हैं और कार के अंदर बैठ जाते हैं। जैन सबसे पहले जोचेंग को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद जैन और यूबिन दोनों जोचेंग को उसके कॉलेज छोड़ते हैं और फिर वो अपने रेस्टोरेंट रेड लोटस के लिए चले जाते हैं। अब ऐसे ही करके 1 महीना बीत गया था। इस 1 महीने के अंदर जोचेंग ने पूरी तरह से जैन की हर एक बात को माना था। जैन को अब लग रहा था कि हाँ, जोचेंग अब पूरी तरह से बदल गया है। उसने जैन की बातों को अच्छे से माना है और अब वो बेफजूल की चीज़ों में भी नहीं पड़ रहा है। उसने लगा कि उसने हैपिंग से अब फ्रेंडशिप तोड़ दी है, क्योंकि अब जब भी जैन उसे कॉल करता है तब वो उसकी कॉल को पिक करता है और कभी कभी जैन उसे वीडियो कॉल भी करता है ये देखने के लिए कि जोचेंग अपने कॉलेज में है या नहीं। उससे जोचिंग हमेशा से ही अब स्टडी करता हुआ मिलता था और वो काफ़ी सीरियस भी था अब। इसलिए जैन को लगा कि सच में अब जोचिंग बदल गया है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत था। अब जोचिंग और भी ज़्यादा सीक्रेटली इन सब चीज़ों को करने लगा था जिसके बारे में जैन को कोई आइडिया भी नहीं था, और अब बहुत बड़ी मुसीबत उन सब पर आने वाली थी। इस वक्त नाइट का टाइम था। जैन और यूबिन दोनों रेड लोटस रेस्टोरेंट के अंदर थे और वो नाइट के टाइम में अपना काम पूरा करके दोनों जल्दी से जाते हैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर, अपनी मतलब क्लॉथ को चेंज करते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर, फिर अच्छे से फेस वगैरह को क्लीन करते हैं और बाहर आते हैं। अपना बैग लेकर वो किचन से बाहर निकलते हैं और सीधा वो उस रेस्टोरेंट से बाहर जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से जैंग देखता है कि वहाँ पर मिंग जेई आई है। जैन मिंगजेई को देखकर खुश हो जाता है और वो जल्दी से उसके पास जाता है। यूबिन भी जैन के पीछे चला जाता है। जैन मिंगजेई के पास आता है और बोलते हैं, मिंगजेई तुम यहाँ इस वक्त, वाओ क्या बात है। मिंगजेई जैन को देखती है और बोलती है, हे जैन। जैन ने कहा कि मिंगजी इस वक्त तुम यहाँ पर, लेकिन रेस्टोरेंट तो बंद हो गया है। मिंगजी जैन को देखती है और बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आज के लिए फ्री थी और मुझे पता है कि तुम पूरा दिन काम करते हो, इसी वक्त तुम मुझे हो सकता है फ्री मिल जाओ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं ना 1 हफ्ते के लिए यहाँ से दूसरी सिटी में जा रही हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। इसके बाद यूबिन मिंगजी को देखता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम थक जाओगी, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। मिंगजी जब ये सुनती है तब वो बोलती है कि नहीं, मैं थकी हुई नहीं हूँ और मुझे तुम्हें ना एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। ये बोलकर वो ब्लश करती है। ये देखकर जैन एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ बताओ जल्दी क्या बात है। मिंगजी जैन को देखती है और बोलती है कि तुम गेस करो। जैन बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारे बॉस ने कहीं तुम्हारी सैलरी तो ज़्यादा नहीं कर दी, या हो सकता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया हो। मिंगजी जब ये सुनती है तो वो मुंह बनाती है और बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी यूबिन ने कहा कि फिर मुझे सोचने दो। मुझे पता है, पक्का तुम्हें दूसरी कंपनी में सीक्रेटली जॉब मिल गई होगी जो कि बहुत अच्छी होगी। ये सुनकर मिंगजी बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है।
ये सुनकर जैन सैड हो जाता है और वो बोलता है कि तो फिर क्या है। मिंग जेई फिर जैन की ओर देखती है और बोलती है कि हाँ ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं बताती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे दोनों दोस्त बहुत थक गए हैं काम करने की वजह से, तो मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं करूंगी, ठीक है, मैं बताती हूँ। फिर वो ये बोलकर अपने बैग में से अब एक कार्ड को बाहर निकालती है और फिर वो उस कार्ड को जैन को दे देती है। जैन उसे देखता है और बोलता है कि ये क्या है। यूबिन भी अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो उस कार्ड को ओपन करता है। जैन और यूबिन दोनों ही उस कार्ड को रीड करते हैं। रीड करते ही उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली मिंगजेई को देखते हैं। जैन मिंगजेई को देखते हुए बोला, मिंगजेई इसका मतलब है कि तुम वेडिंग करने जा रही हो और ये तुम्हारी एंगेजमेंट का कार्ड है। मिंगजेई ये सुनकर स्माइल करती है। जैन मिंगजेई को देखता है और बोलता है कि ओह गॉड, बेचारा वांग यीजाओ, मैं उसके लिए बहुत ही फिक्रमंद हूँ। बेचारा वो बिल्कुल ही अनलकी है जो कि उसने तुम्हें चूज किया है। क्या करूं, बेचारा पूरी लाइफ तुम्हें सही का। मिंगजेई जब ये सुनती है तब वो गुस्से में जैन को देखती है और बोलती है, क्या कहा तुमने। जैन बोलता है, मैं नहीं, मेरा मतलब है कि वो कितना लकी है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। यूमिंगजेई स्माइल करती है और बोलती है तभी यूबिन भी बोलता है कि हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों फाइनली शादी करने जा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिंगजेई बोलती है थैंक यू। जैन मिंगजेई को टीज करते हुए बोला कि तुम शादी करने जा रही हो अब, लेकिन मुझे कुछ याद है जब हम छोटे थे, जब हम अडल्ट थे, तब मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम वेडिंग नहीं करना चाहती हो, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना चाहती हो, बेबी नहीं चाहती हो, लेकिन तुम अब वेडिंग करना जा रही हो तो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम तो अपने फ्यूचर प्लानिंग करोगी, अच्छे से बड़ी इंसान बनोगी। तो फिर अब ये सब चीजें जैन मिंगजी को बस टीज कर रहा था ये बोलकर। ये सुनकर मिंगजी ही बहुत ही ज्यादा रेड हो जाती है, उसके चिक्स पूरे रेड हो गए थे। वो जैन की ओर देखते हुए बोली, जैन चुप करो तुम। यूबिन ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, जैन तुम उसे टीज मत करो। मिंगजी यूबिन की ओर देखती है और बोलती है, यूबिन तुम चुप करो दोनों, मुझे टीज मत करो ऐसे। जैन बोला कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें और टीज नहीं करेंगे, हमें पता है तुम्हें भी घर जाना चाहिए। मिंगजी मुंह बनाते हुए बोली कि हाँ मुझे घर जाना है। यूबिन बोला कि ओके बाय, गुड बाय, हम बाद में मिलेंगे एक हफ्ते के बाद, ओके। मिंगजी ने कहा कि हाँ बिल्कुल जरूर मिलेंगे। जैन ने कहा कि ओके, तुम वहां से आने के बाद मुझे कॉल करना, हम उस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मिंगजी बोलती हाँ बिल्कुल। इसके बाद मिंगजी वहां से अपने घर के लिए चली जाती है। जैन और यूबिन फिर अपने घर के लिए चले जाते हैं। अब हम एक अननोन प्लेस को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो ड्रिंक कर रहे थे और स्मोकिंग भी कर रहे थे। उनमें से एक बोला, जो कि हैपेंग है, तुम्हें वो उस दिन बॉय याद है जो उस दिन ड्राइवर बन के आया था और उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वांग यीफई जब ये सुनती है तब वो बिल्कुल सिंपली बोल देती है कि नहीं। वह पिंग बोला, अरे वही लड़का जो उस दिन ड्राइवर बन के आया था, वो उसका नाम जैन है और वो जोजिंग का ब्रदर है, यानी कि उसका कजन ब्रदर है, लेकिन वो दोनों भाइयों की तरह रहते हैं बिल्कुल। और जैन अपने ब्रदर को लेकर बहुत पॉजिटिव है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वांग यीफई जब ये सुनती है तब वो बोली, क्या तुम श्योर हो वो शाओ जैन जोजिंग का ब्रदर है। हाँ पेंग बोला, हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ। जिस पर्सन को मैं यहाँ अपने साथ बार में लेकर आता हूँ उसकी मेरे पास पूरी डिटेल है, वो जोचेंग का ही भाई है। जब मैं पहली बार जोचेंग के घर गया था तब मैंने वहां पर फोटो फ्रेम देखा था और मैं श्योर हूँ वो उसी का ब्रदर है और मैं उसे शुरू से ही जानता था, मैंने काफी बार उसे उसके साथ देखा है। वांग ई जाओ जब ये सुनती है तब वो अपनी जीजे यानी कि अपनी सिस्टर की ओर देखते हुए बोली, शीजे क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप कुछ न कुछ प्लानिंग कर रही हैं, मुझे पक्का यकीन है। ये सुनकर वांग यीफई एक स्माइल करती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे लगता है कि शाओ जैन अपने ब्रदर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो हम उसे अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। फिर वो हैपिंग की ओर देखते हुए बोली, हैपिंग इसके लिए तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपने फ्रेंड जो चेंग को खोना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बनाऊंगी, लेकिन इसके लिए शाओ जैन को वांग यीबो के उस हिडन मैंशन में जाना होगा। वांग यीफई की बात सुनकर हैपेंग थोड़ा सा टेंस होता है और वो बोलता है, शाओजन वांग यीबो के मैंशन में नहीं जाएगा क्योंकि इसके लिए उसे वहां भेजने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है, वो एक शेफ है और बिना किसी कारण के वो वहां नहीं जाएगा। जब तक कि उसे कोई ठोस वजह न मिल जाए वो वहां बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके लिए हमें पूरी योजना बनानी होगी, तभी वो वहां पर जाएगा। ये सुनकर वांग यीफई बोली, तुम बिल्कुल काम डाउन हो जाओ। तभी वांग ई जाओ वांग यीफई की ओर देखते हुए बोली, जी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिरकार शाओजन को मैनिपुलेट कैसे करोगी, तुम ऐसे उसे कैसे यूज करोगी। वांग यीफई वांग यीजाओ को देखते हुए बोली कि मुझे बहुत टाइम से एक ऐसे पर्सन की तलाश थी
जो कि वांगीबो के मैंशन में जाए सीक्रेटली अपने किसी लविंग पर्सन को बचाने के लिए, और अब वो पर्सन मुझे मिल गया है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। हैपेंग ये सुनकर बोला कि ओके, तो तुम अच्छे से तुम्हारी प्लानिंग बताओ। वांगी फई बोली हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद हैपेंग और वांगी जाओ दोनों को ही अपनी प्लानिंग बता देती है। वांगी जाओ और हैपेंग दोनों ही शॉकिंगली वांगी फई को देखते हैं और वो इस प्लान पर अग्री कर जाते हैं। वांगी फई को वांगी जाओ देखते हुए बोली श्रीजे वाओ यू आर ग्रेट, तुम बहुत अमेजिंग हो, सच में ये बहुत ही अच्छा प्लान है। हैपिंग बोला कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और वो इस चीज़ पर बिल्कुल अग्री कर जाता है, क्योंकि उसे बहुत बड़ी अमाउंट मिली थी इस चीज़ के लिए, और वो इस चीज़ के लिए जो जिंग को सेक्रीफाइस कर देता है। वांगी जाओ वांगी फई को देखते हुए बोली वाओ दी, ये बहुत ही अमेजिंग प्लान है जे सच में ये वर्क करेगा। अगर ऐसा हो गया तो आप उस वांगीबो से अपने हर एक बदले को ले सकती हो, क्योंकि उसने आपके इसके आगे वांगी जाओ कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि वो उसका नाम लेने का डेयर नहीं कर सकती थी। वांगी फई गुस्से में देखते हुए बोली कि उसने मेरे फ्यूचर हस्बैंड, मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला था। ये सुनकर हैपिंग एक्साइटेड होते हुए बोला वाओ न्यू मिस्ट्री अमेजिंग। हाँ, ये सुनकर वांगी जाओ बोली कि ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, ओके। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है एवरीवन, तो आप सब एक्साइटेड हो इसके बाद क्या होने वाला है। तो बाय बाय एवरीवन।